हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथ ही मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल हो, चाहे रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको आपका पाठ्यक्रम पूरा करवाया जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मेरा निवेदन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अगर बाल विकास सचमुच पढ़ना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक से, तो आप पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें। और एक निवेदन और आपसे, आप रजिस्टर और पेन ज़रूर लेकर बैठें मेरी क्लास में, ताकि आपको दो फ़ायदे हो सकें। एक तो आपको बाल विकास पढ़ने के लिए कहीं से भी दूसरा स्टडी मटेरियल या गाइड नहीं खरीदनी होगी। आप सिर्फ मेरे नोट डाउन से आप ज़रूर नोट्स बनाएं अपने खुद के, और आपको इससे याद भी हो जाएगा। अब बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं साथियों। शैशव अवस्था हमारा जो पाठ्यक्रम है बाल विकास का, इससे पहले की क्लासेस हो चुकी थी, 2 क्लासेस शैशव अवस्था को लेकर, जिसमें हमने शैशव अवस्था की परिभाषा और शैशव अवस्था की विशेषता, उपनाम और शैशव अवस्था का जो शारीरिक विकास है या मानसिक विकास है, इन दोनों पक्षों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है पहले वाले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। अब साथियों, मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी बालक के विकास को समझने के लिए हमें उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे उसका शारीरिक पक्ष है, उसका मानसिक पक्ष है, उसका संवेगात्मक पक्ष है, उसका सामाजिक पक्ष है। तो साथियों, इसमें हमने शारीरिक और मानसिक पक्ष शैशव अवस्था के बालक का पढ़ लिया था। आज हमारा जो अध्ययन है वो उस बालक का संवेगात्मक पक्ष समझना है। साथियों, संवेगात्मक पक्ष समझने से पहले हमें संवेगात्मक विकास की थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने संवेगात्मक थ्योरी को समझ लिया, संवेग को समझ लिया, तो संवेगात्मक विकास समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। संवेगात्मक विकास मतलब बालक के संवेगों का विकास या संवेगों में विकास। अब सबसे पहले संवेग क्या होते हैं? संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है। इसकी इमोवेयर EMOVERE शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गति, आवेश या उत्तेजित दशा। गति, आवेश या उत्तेजित दशा, अर्थात ये आवेग या गति प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में पाए जाते हैं। यानी कि जो कोई भी इमोशन होते हैं ना, इमोवेयर, ये प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में पाए जाते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करते हैं, और जिसे हम संवेग कहते हैं। एक जगह इस इमोवेयर की जगह इमोवेड भी शब्द लिखाया है किताब के अंदर, इमोवेड शब्द भी है। अब हम इसको संवेग को हिंदी के शब्द में समझें तो संवेग मतलब सम प्लस वेग। सम प्लस वेग, सम के माना हो गया शरीर और वेग का मतलब वही गति, अर्थात वह कारक या तत्व जो हमारे शरीर को गति देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब समझ में आया साथियों? वह कारक या तत्व जो हमारे शरीर को गति प्रदान करते हैं उनको हम संवेग कहते हैं। एक और समझते हम, विचारों व भावनाओं का बाह्य प्रकाशन। विचारों व भावनाओं का बाह्य प्रकाशन क्या कहलाता है साथियों? संवेग कहलाता है। हमारे जो विचार हैं, हमारे जो भावनाएं हैं, अगर हमारे अंदर है, अगर उसका बाह्य रूप अगर हमने उसको प्रकट कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। वुडवर्थ ने इनकी एक परिभाषा दी है संवेग को लेकर कि व्यक्ति की जो उत्तेजित अवस्था है उसको संवेग कहते हैं। व्यक्ति की जो उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। और जर्शिल्ड क्या कहते हैं? व्यक्ति के भड़क उठने या आवेश आने की क्रिया को संवेग कहते हैं। अब जर्शिल्ड, इसको आप इस तरीके से याद रखें, जर्शिल्ड टाइप का एक कुत्तों की नस्लों के अंदर भी इस तरीके का एक कुत्ता होता है जो भड़कने में बहुत तेज़ होता है। तो आप इस तरीके से इसको अपने दिमाग में सेट कर लें। व्यक्ति के भड़क उठने या आवेश में आने की क्रिया को संवेग कहते हैं। अब यहाँ से आप उम्मीद करता हूँ यहाँ अगर आपने संवेग को समझ लिया, कहीं भी आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है संवेग को।
अब देखते हैं संवेग, भावना और मूल प्रवृत्ति, तीनों अलग अलग है साथियों। संवेग, भावना और मूल प्रवृत्ति, इन तीनों के अंदर बहुत ही गहरा संबंध होता है। इन तीनों में बहुत ही गहरा संबंध होता है। अब एक एक करके हम देखते हैं साथियों। सबसे पहले संवेग। जब विचारों का बाह्य प्रकाशन, या यूं कहें कि जब विषय वस्तु व विचार मस्तिष्क से बाहर आ जाते हैं तो वे संवेग कहलाते हैं। तो वे संवेग कहलाते हैं, यानी कि हमारे जो विचार हैं, अगर उसका बाह्य प्रकाशन, अगर हमने वो विचार बाहर प्रकट कर दिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? संवेग है। भावना, विचारों का आंतरिक रूप, अर्थात कोई भी विषय वस्तु या विचार व्यक्ति के अंदर है तो उसकी वो क्या है? भावना है। समझ में आया साथियों? अगर हमारे विचार हमारे अंदर हैं तब तक वो हमारी भावना है, और हमारे विचार जैसे ही हमारे मुख से बाहर आते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमारा संवेग हो जाएगा। अब मूल प्रवृत्ति क्या है साथियों? जब विषय वस्तु व विचार मस्तिष्क से बाहर आते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप उन विचारों से जो क्रिया होने लगती है, उन क्रियाओं को ही मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। अर्थात विचारों या संवेगों का क्रियात्मक रूप ही मूल प्रवृत्ति है। आप इस तरीके से समझो साथियों, इस तरीके से समझो इसको। जैसे मान लो कि मैंने कहीं पे संतरे देखे और मेरे मन में या मेरे मस्तिष्क में ये भावना पैदा हुई कि यार मेरा भी मन कर रहा है कि मैं वो संतरे खरीद कर, या मैं भी वो संतरे खाना चाहता हूँ। ये अगर मेरा विचार अगर मेरे मस्तिष्क में है तब तक तो मेरी वो भावना है। लेकिन जैसे ही मैंने मेरे मम्मी या पापा को बोला कि मुझे संतरे दिलाओ, तो ये मेरे विचार बाहर आ गए, तो ये हमारा संवेग हो गया। अब उन संतरे को लेने के लिए जो क्रिया की जाएगी या खाने के लिए जो क्रिया की जाएगी वो हमारी क्या हो गई? मूल प्रवृत्ति हो गई। समझ में आया साथियों? प्रत्येक भावना का संबंध संवेग से होता है। प्रत्येक भावना का संबंध संवेग से होता है और संवेग मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। ये बात ध्यान रखना साथियों। प्रत्येक भावना का संबंध संवेग से होता है और संवेग मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। संवेगों के बारे में और विस्तार से जानने के लिए हम संवेगों की विशेषताएं समझते हैं। संवेग सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि संवेग सभी प्राणियों में होते हैं, चाहे वो मानव हो या जानवर। हाँ, एक बात यहाँ ध्यान रखें, संवेगों की गति है वो कम या ज़्यादा ज़रूर हो सकती है, लेकिन संवेग जो है वो चाहे कोई भी प्राणी हो उसके अंदर संवेग ज़रूर पाया जाता है, चाहे वो मानव हो चाहे जानवर हो। और संवेग साथियों जन्मजात होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, जन्म के समय बालक में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। जब शैशव अवस्था के अंदर हमने पढ़ा था ना विशेषताओं में, संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन आ जाता है। संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन आ जाता है और ये परिवर्तन हमारे शरीर में आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार से हो सकता है। और ये हमारे शरीर में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से हो सकता है। अब बाह्य कैसे? जैसे मान लो कि क्रोध आने पर चेहरे के हाव भाव में परिवर्तन। अब जैसे आपको गुस्सा आता है तो गुस्से के टाइम आपके जो चेहरे या जो आपकी शक्ल होती है चेहरे की, उस टाइम जो आपके हाव भाव होते हैं, तो ये हमारा संवेग का बाहरी परिवर्तन है, बाह्य परिवर्तन है। और आंतरिक परिवर्तन, हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचार आएंगे जो क्रोध से संबंधित होंगे। जैसे मान लो कि आपको किसी ने परेशान किया है तो आपके मन में, आप उसको चेहरे से प्रकट नहीं कर रहे हो, आप उसको मन में अपने आप में ये मन में ठान रहे हो कि यार इसका तो मैं फ़लानी तारीख को ये वहाँ पे जाता है और मैं इसको उसका बदला लेकर रहूँगा फ़लानी तारीख को फ़लानी जगह पे। इस तरीके से अगर आपके मस्तिष्क में जो परिवर्तन चल रहे हैं क्रोध से संबंधित, तो वो आंतरिक परिवर्तन होता है। तो संवेग से जो है वो बालक के अंदर आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं और बाह्य परिवर्तन भी होते हैं। संवेगों के तीव्र होने पर विचार प्रक्रिया धीमी या बंद हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। अर्थात संवेग जितने ज़्यादा तीव्र होंगे बुद्धि उतनी ही कम होगी। याद रखो साथियों, संवेग जैसे मान लो कि आपको गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, और जिस टाइम आपको गुस्सा आता है उस टाइम आपकी जो बुद्धि होती है वो बंद हो जाती है काम करना। सिर्फ आपको उस टाइम सिर्फ आपसे जैसे मान लो कि किसी से झगड़ा हो गया
और उस झगड़े के टाइम आपको सिर्फ ये दिमाग में नहीं आएगा, वहाँ पर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी कि भाई अगर हम लड़ाई करेंगे तो हमारे आपस में लग जाएगी, हम में से कोई मर भी सकता है, या कोई मम्मी पापा का क्या होगा, या उनके बच्चों का क्या होगा। इस तरीके से हमारी बुद्धि उस टाइम काम नहीं करती है, और सिर्फ उस गुस्से से संबंधित उस सामने वाले व्यक्ति के जो एक्टिविटी होती है, सिर्फ उसी पे हमारा मस्तिष्क काम करता है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखें, संवेगों के तीव्र होने पर विचार प्रक्रिया वो धीमी या बिल्कुल बंद हो जाती है, अर्थात संवेग जितने ज़्यादा तीव्र होंगे बुद्धि उतनी ही कम होगी। संवेगों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है, अर्थात हर व्यक्ति के संवेगों के बाहर आने की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न होती है, और व्यक्तियों के व्यवहार में भी भिन्नता होती है। यानी कि हर व्यक्ति का जो संवेग होता है साथियों, वो उसमें भिन्न भिन्न होता है, उसकी संवेगों की जो अभिव्यक्ति होती है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग होती है। संवेगों की प्रकृति अस्थायी होती है, स्थायी नहीं रहते। जैसे मान लो कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अब आपको जरूर थोड़ी पूरे दिन ही अब वो गुस्सा ही आएगा। तो संवेगों की जो प्रकृति है वो अस्थायी होती है। भावना से संवेग उत्पन्न होते हैं, और प्रत्येक संवेग के साथ मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। यानी कि भावनाओं से ही, देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से मैंने बताया, पहले भावना, फिर भावना से संवेग उत्पन्न होंगे, और संवेग के साथ मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई रहती है। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, भय संवेग है, तो इसके लिए बालक के जो संवेग, अगर बालक के अंदर भय संवेग आता है तो वो कौन सी मूल प्रवृत्ति अपनाएगा? पलायन की मूल प्रवृत्ति अपनाएगा। नोट लगाकर एक बात लिखना साथियों, प्रत्येक भावना संवेग का रूप धारण करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ भावनाएं प्रकट होने से पहले ही दम तोड़ देती है, जिन्हें हम दमित इच्छा भी कहते हैं। लेकिन प्रत्येक संवेग मूल प्रवृत्ति का रूप धारण करता है। यानी कि बहुत सी ऐसी भावनाएं होती हैं जिसको हम प्रकट नहीं कर पाते। जैसे मान लो कि हमारी, जैसे मान लो कि कोई एक जो एंगेजमेंट हुई है, अगर उससे पहले अगर आपको कोई दूसरी लड़की पसंद है और वो घर वाले आपका रिश्ता उस लड़के से नहीं कर पाए, और आप फिर उस लड़की को भूल जाते हो, तो जब उस लड़की की जो यादें हैं वो आप कहाँ पे दबा के रख रहे हो, वो आपकी कौन सी इच्छा होगी, वो आपकी कौन सी भावनाएं होगी? दमित इच्छा होगी वो आपकी। संवेगों से सुख और दुख दोनों मिलता है। अगर आपके संवेग सुखी हैं तो आपको सकारात्मक मिलेगा, और अगर आपके संवेग दुख के हैं तो आपको नकारात्मक मिलेगा। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपके एक आम है, अगर आपको उसके मन में विचार आया कि मैं इस आम को खा लूं, तो ये आपकी भावना है, और जब आप इस आम को खाने के लिए किसी दूसरे को बताते हैं तो ये आपका संवेग है। और जब इसी आम को खाया जाता है तो ये खाने की क्रिया क्या है? मूल प्रवृत्ति है। अब साथियों, संवेगों के प्रकार या सिद्धांत अगर हम देखें तो संवेगों को लेकर विलियम मैकडूगल ने 1908 ईस्वी में अपनी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में संवेगात्मक सिद्धांत दिया है, और इसके अनुसार सभी मनुष्य में 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के साथियों? 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, और इनके साथ, इन 14 संवेगों के साथ 14 ही मूल प्रवृत्तियां जुड़ी हुई रहती है जो मनुष्य के व्यवहार का निर्माण करते हैं। दूसरा नाम आता है साथियों, संवेगों को लेकर सिगमंड फ्राइड ने भी 2 प्रकार बताए हैं। सिगमंड फ्राइड ने 2 प्रकार कौन से बताए हैं? एक तो युयुत्सा और एक जिजीविषा। युयुत्सा और जिजीविषा। अब ये होते क्या है साथियों? युयुत्सा मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा, और जिजीविषा का मतलब होता है जीने का इरादा। तो आप इन दोनों नामों को थोड़ा सा याद कर लेना। सीधा सवाल पूछ भी लेते हैं कि भाई युयुत्सा या जिजीविषा किससे संबंधित हैं? तो ये संवेगों से संबंधित है, और सिगमंड फ्राइड ने इसके प्रकार बताए हैं। तीसरा नाम आता है साथियों ब्रिजेस ने 10 प्रकार बताए हैं संवेगों के, और इनके अनुसार 2 वर्षों में सभी 10 के 10 संवेग विकसित हो जाते हैं किसी भी बालक में। अब हम समझते हैं शैशवावस्था का, हमने शारीरिक और मानसिक विकास का जो पक्ष था वो पढ़ लिया था। अब हम समझते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। जन्म के समय
बालक में उत्तेजना संवेग पाया जाता है ब्रिजेश के अनुसार, और शारीरिक आवश्यकता या मांग होने पर बालक जो भी क्रिया करता है उसको उत्तेजना कहते हैं, और यही उत्तेजित दशा संवेग होती है। यानी कि जब बालक को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तब जब वो क्रिया करता है तो वो उसकी उत्तेजित दशा होती है, जैसे हाथ पैर मारना, चिल्लाना, तो ये उत्तेजित दशा ही उसका संवेग होती है। जेबी वॉटसन के अनुसार जन्म के समय बालक में 3 प्रकार के संवेग होते हैं। ये सीधा सा सवाल साथियों याद रखना आपको, जेबी वॉटसन के अनुसार आपको इसमें सवाल पूछा गया है रीट में, क्रोध, भय और प्रेम। जन्म के समय बालक में ब्रिजेश के अनुसार तो सिर्फ उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, लेकिन वॉटसन के अनुसार क्रोध, भय और प्रेम, ये 3 संवेग बालक के अंदर पाए जाते हैं। जन्म के समय शिशु का व्यवहार जो है वो संवेगों की अभिव्यक्ति करता है, संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। जन्म के समय संवेग तीव्र होते हैं प्लस नकारात्मक होते हैं, यानी कि अर्थात बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसमें संवेगों की सकारात्मकता बढ़ती जाती है। यानी कि आप देखते हैं छोटा बच्चा होता है, उसके जितने भी संवेग होते हैं, जैसे रोना, चिल्लाना या किसी चीज़ के लिए लड़ना झगड़ना, वो बहुत नकारात्मक होते हैं। उसका समायोजन की जो योग्यता है वो बहुत कम होती है। अब जैसे ब्रिजेश महोदय हैं, उन्होंने संवेगों को लेकर क्या बताया है, जब 3 माह का बालक हो जाता है तो उसके अंदर कष्ट और आनंद का संवेग विकसित हो जाता है, और जब 6 माह का बालक हो जाता है तो उसके अंदर क्रोध, भय और घृणा का संवेग विकसित हो जाता है, और जब 12 माह का बालक हो जाता है तब उसमें स्नेह और उल्लास पाया जाता है, और जब 24 माह का बालक हो जाता है तब उसमें सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। यानी ब्रिजेश ने कितने संवेग बताए थे? टोटल 10, और 2 साल तक बालक यानी कि 24 माह या 2 साल तक बालक के अंदर ये सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। अब जैसे इसको एक डायग्राम से हम समझते हैं। मान लो शैशव अवस्था का जो बालक होता है ना, उसके अंदर जैसे प्रबंधन या मैनेजमेंट शून्य होता है, और इसके अंदर जैसे ये एक शैशव अवस्था का बालक है, इसके अंदर संवेग पूरा भरा हुआ रहता है, और इस पे बुद्धि का नियंत्रण नहीं, क्योंकि संवेग तीव्र होते हैं। यहाँ पे इस अवस्था के अंदर बालक में संवेग जो है वो तीव्र होते हैं और बुद्धि का नियंत्रण बहुत कम होता है। आपने ये बाल्टी जितनी भी ज़्यादा भरी हुई है ये संवेगों से भरी हुई है, और इसमें बुद्धि की मात्रा बहुत कम होती है। और बाल्यावस्था तक जब बालक आ जाता है तब इसके अंदर प्रबंधन या मैनेजमेंट शुरू हो जाता है उस बालक के अंदर, और संवेगों की मात्रा घटकर यहाँ से यहाँ आ जाती है, और इसके अंदर बुद्धि का नियंत्रण कुछ हद तक शुरू हो जाता है बाल्यावस्था के बालक के अंदर, और जो संवेग हैं वो धीरे धीरे थोड़े सकारात्मकता की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और जब किशोर अवस्था का बालक है उसके अंदर प्रबंधन या मैनेजमेंट की वो पूर्ण रूप से हासिल कर लेता है, और संवेग ये देखो यहाँ तक यहाँ से यहाँ इस तक पहुँच जाते हैं, और यानी कि बुद्धि का जो है वो पूर्ण रूप से संवेगों पर नियंत्रण हो जाता है। तो आप इस डायग्राम को मस्तिष्क में सेट इस तरीके से कर लें कि जब शैशव अवस्था का बालक होता है उसके अंदर बुद्धि का नियंत्रण नहीं रहता है, यहाँ तक आते आते संवेगों पर कुछ हद तक नियंत्रण हो जाता है, और यहाँ पर बुद्धि का पूर्ण रूप से संवेगों पर नियंत्रण हो जाता है। अब साथियों हम समझते हैं शैशव अवस्था के अंदर सामाजिक विकास। शैशव अवस्था के अंदर सामाजिक विकास में अगर हम देखें तो समाज के गुणों, मान्य व्यवहारों और नियमों को अपनाना ही सामाजिकरण है। सामाजिकरण क्या है साथियों? समाज के अंदर जो भी नियम है उनको अपनाना ही सामाजिकरण है, और इसके विपरीत अगर इनको नहीं अपनाने की जो प्रक्रिया है वो असामाजिकरण है। यानी कि समाज के गुणों और मान्य व्यवहारों व नियमों को अपनाना तो सामाजिकरण है और इनका त्यागना असामाजिकरण है। जन्म के समय शिशु सामाजिकता से तटस्थ या शून्य होता है। इसका सवाल कैसे पूछा जाता है साथियों? इसके अंदर बालक में सामाजिक विकास की प्रमुख रूप से विशेषता नहीं है में से मतलब आपको 3 इनमें से कोई पॉइंट दिए जाएंगे, जैसे मैंने थ्योरी लिखी है, और एक अन्य कहीं और से दिया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा समझना है कि जब शिशु जन्म के समय जो है उसमें सामाजिकता का बिल्कुल पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है। बालक में सर्वप्रथम मानसिक विकास होता है, और जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वो समाज के मान्य व्यवहारों को अपनाता है और अमान्य व्यवहारों को त्यागता है। यही उसका सामाजिकरण है। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है मैंने साथियों। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसके अंदर सामाजिकता का विकास हो जाता है।
नोट लगाकर यहाँ पर एक बात लिखे साथियों, जन्म के समय बालक ने तो सामाजिक गुण होता है और न ही असामाजिक गुण होता है। जन्म के समय बालक में न तो सामाजिक गुण पाया जाता है और न ही असामाजिक गुण। लेकिन जब बालक 3 माह का हो जाता है तब वो अपनी माँ को पहचानने लगता है और शिशु का जो प्रथम सामाजिक शिक्षक है वो उसकी माता है और प्रथम सामाजिक विद्यालय उसका परिवार है। शिशु अपनी माँ को पहचानने लग जाता है तो 3 माह का बालक हो जाते वक्त, तो उसमें आप ये याद रखना, प्रथम सामाजिक शिक्षक उसकी माता होती है और प्रथम सामाजिक उसका विद्यालय परिवार होता है। और जब 4 माह का बालक हो जाता है तब अपने अभिभावकों को देखकर वो मुस्कुराने लगता है तथा धीरे धीरे उनको पहचानने लगता है। 5 माह तक आते आते अपरिचितों से डरता है। अपरिचित होते हैं, यहाँ प्रेम व क्रोध दोनों प्रक्रिया से गुजरता है। परिचितों से तो वो प्रेम करता है और अपरिचितों से क्रोध करता है, उसको गुस्सा आता है। यानी कि आपने देखा होगा 5 माह का बालक होता है वो अपरिचितों के पास जब उसको कोई खिलाते हैं तो वो उसके साथ नहीं खेलता है। 12 माह का जो बालक हो जाता है तो परिवार के साथ घुल मिल जाता है, ये उसका सामाजिकरण ही तो है साथियों। और जब 2 वर्ष का बालक हो जाता है तो परिवार के लिए कुछ छोटे मोटे कार्य करने भी लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो बच्चों से बोलते हैं बेटा पानी लाओ, गिलास लाओ, चम्मच लाओ, तो वो दौड़ दौड़ के काम करने भी लगते हैं। और जब 3 वर्ष का बालक हो जाता है तब पड़ोसी बच्चों के साथ भी खेलने लग जाता है। तो इसका सामाजिकरण का दायरा बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, क्रम वाइज आप देख रहे हो इसमें स्टेप बाय स्टेप। और जब 4 वर्ष का बालक हो जाता है तब विद्यालय में अनौपचारिक शिक्षा लेनी प्रारंभ कर देता है वो। और 5 वर्ष में जब बालक हो जाता है तो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ कर देता है। तो आप इस तरीके से याद रखें। प्रथम यहाँ पर सीधा सवाल पूछते हैं, बालक की अपने विद्यालय में औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करता है 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ध्यान से समझना साथियों। अब थोड़ा सा 1 पॉइंट और बचा है शैशव अवस्था को लेकर, फिर आज ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई है तो इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम। शैशव अवस्था, अब याद रखो साथियों, शैशव अवस्था का अगर कोई बालक है तो आप उसको शिक्षा का किस रूप में आप शिक्षा देते हो, ये भी आपको अध्ययन करना ज़रूरी है। सबसे पहले आप शैशव अवस्था के बालक के लिए उत्तम वातावरण की व्यवस्था करो, जो कि शोरगुल और भय रहित वातावरण होना चाहिए। और उत्तम व्यवहार करो किसी भी बालक के साथ, अगर शैशव अवस्था का बालक है उसके साथ उत्तम व्यवहार करो, प्रेम या स्नेह युक्त व्यवहार करो और भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए। जिज्ञासाओं की संतुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था साथियों, जो शैशव अवस्था का बालक होता है उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। और किंडरगार्टन व मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग करो साथियों। जब हम शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। आप सिर्फ इतना ही, किंडरगार्टन वही खिलौनों से संबंधित वो इस तरीके से, और मॉन्टेसरी मतलब वो कागज़ या जो लकड़ी का या अच्छा सा मजबूत कागज़ होता है उसके ऊपर वो शब्द बिखरे उखरे हुए रहते हैं। इस तरीके से ये विधियाँ हैं। कहानी एवं खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बालक जो होते हैं वो खेलों से बहुत रुचि रखते हैं। और रंगीन एवं सजीवदर्शी सर्वय सामग्री, बच्चे छोटे होते हैं तब उनको आपने देखा होगा जो बुक्स के अंदर जो चित्र बने हुए रहते हैं उसको बहुत अच्छे से लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और सबसे ज़्यादा करके सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए शैशव अवस्था के बालक पर। तो साथियों इस तरीके से आज हमने एक बार वापस समझ लेते हैं। शैशव अवस्था है तो शिक्षा वाला पॉइंट अच्छे से समझ लिया, और शैशव अवस्था का जो सामाजिक विकास है उसको समझ लिया, और शैशव अवस्था के अंदर जो संवेगात्मक विकास है उसको समझ लिया। और संवेगात्मक विकास से पहले जो संवेगात्मक विकास में संवेग क्या है और संवेगात्मक विकास क्या है, इसकी सारी कॉन्सेप्ट, इसकी सारी थ्योरी हमने बिल्कुल आसान भाषा में आज स्टडी कर ली है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो एक हाथ जोड़ के आपको यही निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और अपने उन साथियों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो पहली बार रीट एग्ज़ाम या सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। और अगर आप और इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और कोई सुधार की गुंजाइश हो, आप चाहते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।